चैप्टर नंबर 70 जिसका नाम है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैटर की फर्स्ट स्टेट है। और सॉलिड्स के अंदर हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट बिहेवियर जो है उनको स्टडी करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि कंडक्टर्स कहलाते हैं, मतलब जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर सकती है। दूसरी साइड पे कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसुलेटर्स कहलाते हैं, यानी कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास नहीं कर सकती। इसके अलावा आपके पास कुछ सॉलिड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि स्टील है या आयरन है, और कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि रबड़ है या प्लास्टिक वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर के अंदर सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कुछ कंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर से कुछ सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्टर्स क्यों होते हैं, कुछ सॉलिड्स जो हैं वो इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, कुछ जो है वो हार्ड क्यों होते हैं, और कुछ जो है वो सॉफ्ट क्यों होते हैं। तो हम इनकी तमाम ये वाली करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको स्टडी करना है। तो हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं फिजिकल। याद रखें, हम इस चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट तरह की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। एक फिजिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल बेसिस पे, और तीसरी होगी हमारे पास मैग्नेटिक बेसिस पे। तो सबसे पहले जो है वो हमने स्टार्ट करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम सॉलिड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ डीफॉर्मेशन। लेट्स से हमारे पास रबड़ की एक बॉल है। रबड़ की इस बॉल का कोई ना कोई एरिया होगा, कोई ना कोई शेप होगी। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर हर एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं, ये लेट्स से हम इसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और हर डायरेक्शन से हमने इस पर फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि इसकी शेप जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि हमने इसको स्क्वीज़ कर दिया, क्योंकि हमने हर एक डायरेक्शन पे इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाने से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या उसका एरिया जो है चेंज हो जाए, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स लगाने से उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन यानी कि फॉर्म हमने जो है वो उसकी क्या कर दी है, चेंज कर दी है, उसकी शेप जो है वो हमने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो डिफरेंट हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर डीफॉर्मेशन जो है वो पाई जाती है। कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर डीफॉर्मेशन नहीं पाई जाती। जैसे अगर हम किसी भी सॉलिड पे फोर्स लगाएं, उसकी फॉर्म चेंज ना हो, बल्कि फोर्स लगाने से वो ब्रेक हो जाए। जैसे कि हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है ग्लास। ग्लास के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर नॉर्मली कोई भी डीफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि वो सीधा सीधा जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह का जो हमारे पास सॉलिड होगा उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर डीफॉर्मेशन नहीं पाई जाती। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें डीफॉर्मेशन पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डीफॉर्मेशन जो है वो नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ से डीफॉर्मेशन जो है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी जो है वो एक बेसिक सी डेफिनेशन सिंपल सी जो है वो लिख लेते हैं, और देखते हैं कि डीफॉर्मेशन क्या है। When the shape or form of an object changes by applying force, then it is then it is called
डिफॉर्मेशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे अगर फोर्स लगाएं तो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो हम कैसे पता लगाएंगे? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, लेट्स से ये हमारे पास एक रबड़ की बॉल है जो हमने अभी एग्जांपल ली, इस पे हमने फोर्स लगाई। अब हर तरफ से फोर्स लगाने से क्या होगा कि इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और ये कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इस पे फोर्स लगानी बंद करें, तो फोर्स लगानी जैसे ही बंद करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर तक हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उतनी देर तक इसकी फॉर्म चेंज है। जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स जो है वो चेंज की, तो अप्लाइड फोर्स के चेंज करते ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी भी डेफिनेशन जो है वो आप लोग नोट कर लें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप after removing applied force, then this property is called इलास्टिसिटी। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा के उसकी शेप या उसका वॉल्यूम या कोई भी चीज़ जो है वो चेंज हो गई। अब जैसे ही आप उस पर फोर्स लगानी बंद करेंगे, तो फोर्स लगानी बंद करके अगर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर इलास्टिसिटी यानी कि इसके अंदर लचक जो है वो पाई जाती है। ऐसे मटेरियल्स जो कि फौरी तौर पे टूट जाते हैं, जैसे मैंने आपको ग्लास की एग्जांपल बताई, इसका मतलब है कि उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती। लेकिन अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो जाए, लाइक आपके पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल है, रबड़ है, इसके अलावा प्लास्टिक है, इसके अलावा मेटल्स आ जाती हैं जिनके अंदर स्टील आ जाता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगा के जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो फौरी तौर पे जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब हम कितनी फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकेगा उसको हम डिफाइन करते हैं एक और क्वांटिटी के साथ, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। लिमिट का मतलब होता है हद, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक लिमिट को जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम फोर्स डेट एन ऑब्जेक्ट कैन bear without permanent deformation। यानी कि परमानेंटली डिफॉर्म हुए बगैर वो ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकता है उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। क्या होगा कि जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा फोर्स हटाने के बाद। लेकिन अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दी तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास एक स्प्रिंग है, जैसे आपके बॉल पेन के अंदर भी स्प्रिंग होता है। इस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं दोनों साइडों पे, तो फोर्स लगा के जब हम थोड़ी फोर्स लगा के छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन
अगर हम इसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दें, हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, मतलब जितनी इसमें इलास्टिसिटी थी उससे ज़्यादा हमने फोर्स लगा दी, फिर जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, ये कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पहली प्रॉपर्टी थी डिफॉर्मेशन, कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो उसकी शेप चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफॉर्मेशन पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं पाई जाती। अब जिनके अंदर डिफॉर्मेशन पाई जाती है उनमें इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो फोर्स लगा के जब हम उनको छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं। और एक लिमिट होती है, जितनी लिमिट तक अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा, अदरवाइज वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो हमारे पास जो है वो आएगी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है ये क्या चीज़ है। स्ट्रेस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कि हम अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसको हम कहते हैं उसकी स्ट्रेस। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं कि द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगाई जाए तो कितने एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई की जाती है उसको हम कहते हैं उस बॉडी की स्ट्रेस। अब स्ट्रेस अप्लाई करने से पॉसिबल है कि बॉडी की लेंथ भी चेंज हो जाए, बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, या फिर उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो हमारे पास स्ट्रेस की जो है वो तीन टाइप्स आएंगी। सबसे पहले हम स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं कि स्ट्रेस को हम किससे शो करते हैं। स्ट्रेस को शो करते हैं सिग्मा के निशान के साथ, और इसका फार्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और इसका यूनिट क्या निकलेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी कि अगर किसी भी बॉडी के एरिया पे फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए, यानी कि आपके पास लेट्स से एक रॉड था, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स अप्लाई करने से उसकी क्या चीज़ चेंज हुई, लेंथ सिर्फ चेंज हुई, तो उस तरह की जो स्ट्रेस होगी उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। इसको वॉल्यूम भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम कंप्रेसिव भी होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी कि अगर आपने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने से अगर सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज हो गया तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। और तीसरी हमारे पास स्ट्रेस की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस क्या होगी कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने से अगर उस बॉडी की सिर्फ शेप में चेंज आ जाए तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, शीयर स्ट्रेस। तो हमारे पास स्ट्रेस जो है बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जो कि लेंथ में चेंज को शो करती है, वॉल्यूम स्ट्रेस जो कि वॉल्यूम के चेंज को शो करती है, और उसके बाद शीयर स्ट्रेस जो कि शेप के चेंज को शो करती है। चाहे आपके पास स्ट्रेस की कोई भी टाइप हो, तीनों के लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम होगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, और तीनों का जो यूनिट है वो भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल से भी शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये एक तरह से प्रेशर की तरह होती है, क्योंकि प्रेशर का भी फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह से जो स्ट्रेस है उसका भी फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
प्रेशर का यूनिट भी पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेस को और प्रेशर को दोनों को जो है वो आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये थी जी आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो है इनकी पहली दो टाइप्स, यानी कि सबसे पहले हमने डीफॉर्मेशन को पढ़ा और उसके बाद स्ट्रेस और उसकी तीनों टाइप्स। आपने डीफॉर्मेशन की डेफिनेशन वगैरह या जितनी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखवाई हैं वो सारी की सारी जो है वो याद करनी है, और इसी तरह से जो है वो हम यहाँ पे स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसका यूनिट, उसका फार्मूला और साथ उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको भी याद करेंगे।